आलोक जी, आप किस तरह से देखते हैं? जैसा मैंने कहा कि बीजेपी तो जाहिर तौर पर बीजेपी को तो खुशी होगी अगर कोई और पार्टी आती है, क्योंकि यहाँ सरकार भी मजबूत होगी, एकनाथ शिंदे पे भी लगाम लगेगी, लोकसभा चुनाव के लिए भी उसका धड़ा मजबूत होगा। बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन। लेकिन एनसीपी की आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरी रही, या यूं कहें, क्योंकि मेरे लिए मानना मुश्किल है कि शरद पवार की हरी झंडी के बिना हुआ होगा। शरद पवार की भी क्या मजबूरी रही, भले ऊपर से दिखाएं कि धोखा हुआ कुछ भी। एनसीपी की क्या मजबूरी थी कि वो महा विकास अघाड़ी गठबंधन को या एक विपक्षी एकता को इस तरह से झटका देकर वो इस सरकार में शामिल। देखिए नीरज जी, इसका संकेत ये है कि अगर शरद पवार की सहमति से हुआ, मान लीजिए इस बात को हम मान लें कि शरद पवार की सहमति से हुआ, अगर ये बात मान लेते हैं, इस मतलब है कि 2024 से बीजेपी पुनः केंद्र की सत्ता में आने जा रही है। शरद पवार से अच्छा कौन मौसम विज्ञानी हो सकता है? शरद पवार का अनुभव, आपको ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में शरद पवार जी का अपना एक अनुभव और अपना एक एनालिसिस है। इसका मतलब कि 2024 की राजनीति में बीजेपी सबसे शक्तिशाली होने जा रही है, तो शरद पवार जी ने हरी झंडी दे दी होगी कि हम अपना कुछ थोड़े दिन बोलेंगे, तुम अपना आगे कंटिन्यू रहो। अगर ये बात मान लिया जाए कि शरद पवार की कंसेंट से हुआ है, तो कंसेंट होने का मतलब है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आ रही है। दूसरी बात ये भी मान लें कि अगर शरद पवार की कंसेंट से हुआ है, तो महाराष्ट्र में बीजेपी के बगैर अब चलना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। बीजेपी के बगैर सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये एहसास भी हो गया है कि जो एमडीए बना है वो अगले विधानसभा चुनाव में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि शरद पवार की जो राजनीति है वो केंद्र की राजनीति नहीं खेलते, वो राज्य की राजनीति खेलते हैं। तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के बगैर कोई सर्वाइव नहीं करेगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन इससे बीजेपी को क्या फायदा हुआ? बीजेपी को फायदा पहला हुआ 23 जून में जो बिहार में बैठे थे, जहां से विपक्षी एकता की मुहिम चली थी और जो शिमला होते हुए बेंगलोर पहुंची। हालांकि मैंने शिमला वाले बात में कहा था कि कांग्रेस के लिए शिमला शुभ नहीं है, शिमला समझौता में भारत हार गया था, तो कांग्रेस ने शायद मेरी बात सुन ली और उन्होंने तुरंत शिमला से हटा करके कर्नाटका ले आए, बेंगलोर ले आए। लेकिन विपक्ष की जो यूनिटी प्रारंभ हुई थी और एनडीए अकेला लग रहा था, उसमें दूल्हा तो बड़ा अच्छा था एनडीए की बारात में, लेकिन बाराती नहीं थे। अगर मोदी जी को दूल्हा मान लिया जाए तो बाराती कम थे, और विपक्ष में क्या था, उसके बाराती ज्यादा थे, दूल्हा डिसाइड होना था। तो एनडीए को लगा कि हमारे पास तो दूल्हा बहुत बढ़िया है, लेकिन उस बारात में नीरज जी कभी मजा नहीं आता जिसमें बाराती ढंग के ना हो, खाली खाली बारात लगती है। तो एनडीए ने कहा बाराती जुटाओ। तो इसीलिए देखो कि आप उत्तर प्रदेश में है तो निषाद पार्टी, और आज गृह मंत्री ने कल कहा कि निषाद पार्टी के साथ और अपना दल के साथ हम जाएंगे, और बाद में एक दो दल और जुड़ने हैं। लेकिन उन्होंने इधर उत्तर प्रदेश में भी ये संकेत देने की कोशिश की कि जो क्षेत्रीय दल है वो घबराएं नहीं, हम उन्हें चुनाव भी लड़ाएंगे, हम उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे, भले हम पूर्ण बहुमत में आ जाए। तो जो एनडीए के दल, नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स कम हुए थे, एनडीए रही कितना गया था, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बढ़ा रही है। उस बढ़ाने में अगर अजित पवार की पार्टी, शरद पवार जी की पार्टी उनकी कंसेंट से या उनकी विदाउट कंसेंट से भी आती है, तो उसके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नंबर ऑफ दल बढ़ेंगे, और महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी शिंदे को भी कंट्रोल कर ले जाएगी, और अब उसके पास सत्ता की चाबी बीजेपी के पास, अभी शिंदे के पास थी, इसीलिए उन्होंने उसे सीएम बनाया था, उन्हें सीएम बनाया था कि स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन अब मान लीजिए, इमेजिन करें कि शिंदे नाराज हो गए और चले गए छोड़ करके, तो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं गिरेगी। तो कुल मिला के इसमें जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। अब महाराष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पार्टी, आज की डेट में सर्वश्रेष्ठ ताकतवर पार्टी, और उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकता। उसके साथ एनसीपी का भी एक धड़ा है, एनसीपी पूरी है, उसके शिवसेना का एक धड़ा है, लगभग शिवसेना पूरी है। तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन नीरज जी, इससे अच्छा दिन स्वर्ण युग आ गया बीजेपी का। और किसी दिन अच्छे आए हो ना आए हो, महाराष्ट्र में बीजेपी का स्वर्ण युग आ गया है। लेकिन आलोक जी, अतीत राजनीति में ये बताता है कि अगर आप किसी भी आदमी को एक बार डिप्टी सीएम बना दें, डिप्टी सीएम से सीएम बना दें किसी भी तरह से, तो उसके बाद वो पद छोड़ता नहीं अपना। इसमें उदाहरण भरे पड़े राजनीति में, जीतन राम मांझी से लेकर आपके चरण सिंह जी चन्नी तक, और अब एकनाथ शिंदे तक। एकनाथ शिंदे को भी अब लगता है कि भैया मैं एक बार सीएम बन गया तो कैसे भी बार डिप्टी सीएम बनूंगा। तो क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होगा ये राजनीतिक फैसला लेना कि वो अजित पवार को सीएम बना दे? तो क्या देवेंद्र फडणवीस उसको स्वीकार कर लेंगे? और अगेन फिर बात वही आ जाएगी, उनको बनाएंगे तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएंगे।
अजीत पवार अगली बार कहेंगे कि नहीं मैं तो सीएम बन चुका हूं, मैं ही सीएम बनूंगा? क्या बीजेपी इस तरह की सियासत करेगी? देखिए नीरज जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर का तो कोई नेता कुछ भी स्वीकार कर लेगा। आज भी वो डिप्टी सीएम है, तो बीजेपी तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे दल का कोई व्यक्ति है और वो इसी महत्वाकांक्षा के साथ डिप्टी सीएम बन गया और उसे आपने अगर धोखे से सीएम बना दिया, तो उसके बाद वो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। फिर वो या तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ नष्ट करेगा, या वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी करेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी, इससे मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा का मुख्यमंत्री हो सकता है। जैसे इनकी मान लीजिए अगर शिंदे जी का कद बढ़ रहा है और स्पीकर महोदय को यह फैसला लेना पड़ा या उन्होंने ले लिया कि इनकी सदस्यता गई, तो शिंदे जी को बगैर हटाए इनके पास एक फेस रहेगा ना, फेस बोलो कि इनको देखो हमने हटाया तो है नहीं, महाराष्ट्र का कोई अपमान तो किया नहीं, मराठी नेता कोई अपमान तो किया नहीं, क्योंकि फिर वो तो मराठी नेता का अपमान हो जाएगा। तो इस तरह से शिंदे जी से छुटकारा पाया जा सकता है। अयोग्य हो जाएंगे, काम खत्म है, अभी का मैटर टल जाएगा। फिर हो सकता है कि भाजपा का मुख्यमंत्री मैं देखूं। मैं अजित पवार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना मुझे अभी तो लगता है कि शायद ये संभव नहीं है। ये डील कितनी कंफर्म है, मुझे लगता है कि अगर इनको मुख्यमंत्री बनाना तो शिंदे बने रहते तो क्या बुराई है। ये आएंगे तो क्या कम घातक होंगे क्या बीजेपी के लिए? तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर लॉलीपॉप दिया है तो छीन लेगी। बच्चा माँ बाप बच्चे को लॉलीपॉप देते फिर होता है यार नहीं इसको दिखा, तो मुंह से छीन लेते, मैं कई बार छीन लेता हूँ। बच्चा रोए तो रोए, क्या करोगे अब, क्या कर लोगे आप? तो अजित पवार जी तो अब आ चुके हैं ना, अब उसमें कुछ ज्यादा नहीं उनके पास स्थिति होगी। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसी गलती संभवतः नहीं करेगी। अगर ऐसी गलती करती थी तो शिंदे के साथ रहने में क्या बुराई थी। देख रहे हैं कि एनसीपी फूट पड़ गई है, तो ये इतनी कोशिशों के बावजूद कहीं विपक्ष एक मंच पर आता दिख नहीं रहा। खास तौर पर इस एनसीपी की फूट का विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका देखते हैं आने वाले चुनाव? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि जी मैं मानता हूँ कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। 23 जून को मीटिंग हुई और देखिए अभी तो 23 जुलाई भी नहीं है, जुलाई का 2 या 3 जुलाई है, आज 2 जुलाई है, ठीक है 3 जुलाई है। आप सोचिए कितने दिन हुए, 10-12 दिन के अंदर विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। विपक्षी एकता 23 जून को ही टूट गई, जब 22 जून को ही टूट गई। तो मैं तो मानता हूँ जब अरविंद केजरीवाल ने 1 या 2 दिन पहले कह दिया था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव वाली बात को लेकर के हमारी बात नहीं मानी गई तो हम 23 जून को वॉकआउट कर जाएंगे, और वो वॉकआउट कर गए। थोड़ा डिले करके करे कि थोड़ा सा वो रहे, लेकिन वो 23 जून को वॉकआउट कर गए और को बहुत अच्छी तरीके से लानत बनानत कर रहे थे। तो इससे संकेत आ गया था कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता में नहीं शामिल है। अब जो प्रमुख धुरी थे एनसीपी थी, जो एनसीपी में खुद ही टूट पड़ गई, उसके 40 विधायक 53 में से 40 विधायक अलग करके बीजेपी के साथ मिल गए। तो विपक्षी एकता को देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी मजबूत हुई तो बिल्कुल तय है, इसमें सारी गोटियां बीजेपी के पास है। वो नैतिक और अनैतिक वो अगले चुनाव में होगा, क्योंकि अनैतिकता की शुरुआत सबसे पहले तभी हो गई थी जब बीजेपी और शिवसेना ने सरकार नहीं बनाई थी। शिवसेना दूसरे दलों के साथ, कांग्रेस और उसके साथ एनसीपी के साथ चली गई थी, वहां से अनैतिकता शुरू हो गई थी जब कांग्रेस ने शिवसेना को स्वीकार कर लिया था या शिवसेना ने कांग्रेस को स्वीकार कर लिया था। तो अनैतिकता का चरम अगली विधानसभा तक दिखाई देगा। वहां पर सब चीजें हो रही थी, हो रही है, जब तक चुनाव न आ जाए अगला, और फिर जनता के पास मौका होगा कि इसमें किसको कितना दंड देती है, जनता तय करेगी। लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये बहुत नकारात्मक संकेत गया है कि विपक्ष अभी भी इतना अपरिपक्व है, इतना इमेच्योर है कि अपनी छोटी छोटी जांचों से डर करके, अगर मान लिया जाए कि केवल ईडी सीबीआई की जांच से डर करके ये लोग शामिल हो गए हैं, तो जनता कभी भी करप्ट आदमी को भी स्वीकार कर लेगी, लेकिन डरपोक को स्वीकार नहीं करती। अगर डर की वजह से, ईडी सीबीआई की वजह से आप बीजेपी के शरण में जा सकते हैं, तो फिर आपको राज्य करने का अधिकार खत्म हो जाता है। आप सत्ता के नैतिक हक को खो देते हैं। नेता का मतलब ही निर्भीकता होती है, और देश की जनता कायरों को पसंद नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष को सोचने की जरूरत है कि बीजेपी के सामने तो हाथ करो, अगर लड़ते हुए दिखाई दोगे तो ही जनता आपको मत देगी। जी कह सकते हैं, लेकिन अजीत